जफर साहब, ये जो संदीप जी कह रहे हैं कि भाई मोदी जी कुछ भी करते हैं उसे खराब लोग षड्यंत्र कर देते हैं, ये इस राय से सहमत है? उस हिसाब से तो फिर इंदिरा गांधी ने जो 1974 में कहा था कि भाई पूरा एक विदेशी विदेशी हाथ है सब चीजों के पीछे, और उस वक्त जितनी हिंसा हुई थी वो हिंसा तो हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की आजादी के बाद बहुत कम देखने को मिली हुई है। उस वक्त करीब, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, 200 से लेकर तकरीबन 400 लोगों की जानें तक गई थी, हजारों की संख्या में बसों में आग लगाई गई थी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के नाम से थी वो विपक्ष में थी, समाजवादी पार्टियां विपक्ष में थी, आरएसएस विपक्ष में थी उस वक्त। आज ये क्यों कहा जा रहा है कि मोदी जी जब कुछ करते हैं तो लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं? नहीं, देखिए आशुतोष जी, हमने भी अपनी जिंदगी में बड़े स्टूडेंट एजिटेशन देखे। हमारे बहुत बचपन में नवनिर्माण मूवमेंट चली थी जिसमें चिमन भाई पटेल की हुकूमत गई थी। उसके बाद 1981 का एजिटेशन देखा जिसमें हम 12th स्टैंडर्ड में थे, उस वक्त मास प्रमोशन हुआ। तो मैंने अपनी जिंदगी में 2 एजिटेशन ऐसे देखे जिसमें मास प्रमोशन हुआ है, वो यूथ थे उसमें। लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि आज का जो यूथ है अभी, जो 18 साल का, मुझे लगता है कि हमसे वो बहुत ज्यादा होशियार है। यानी हम जो 18 साल 19 साल में थे उसके मुकाबले में इस 18-19 साल की समझदारी बहुत ज्यादा है। मैं अगर बहुत, देखिए मैं कोई आर्म फोर्सेस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ मैंने पूरी जिंदगी इंटरव्यू लिए, लोगों को नौकरियां दी हैं। तो उस पस मंजर में अगर मैं देखूं अगर ये पूरी अग्निपथ की जो स्कीम को, तो मुझे कुछ उसमें बुराई नहीं लग रही है। इसलिए देखिए कि बहुत सारे मुल्क जो हैं दुनिया में, इजराइल है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जहां पर कंपलसरी आर्मी में जाना पड़ता है। यानी 17 साल की उम्र से बच्चे आर्मी में जाते हैं। मैंने इजराइल में तो खास तौर से देखा है कि वहां ग्रेजुएट जो होता है, हमारे यहाँ 22 साल में हो जाता है, इजराइल में मैंने एवरेज ग्रेजुएशन की जो एज है वो 26 साल होती है। उसकी वजह यह है कि 4 साल वो आर्मी में जाते हैं। वो जो ग्रेजुएट को मैंने देखा, हमारे ग्रेजुएट और वो ग्रेजुएट को, तो उसमें एक जबरदस्त डेवलपमेंट होता है, इसलिए कि वो जो 4 साल आर्मी में गुजार कर वो आगे जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर 17 साल की उम्र में अगर ये बच्चे को ये नौकरी अगर मिल जाती है तो क्या बुराई है इसमें? और क्यों कि देखिए आर्मी जो है वो एक ऐसी संस्था है कि जहां पर रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब पूरी जरूरत पूरी हो जाती है। ये ना, आर्मी में जो आदमी काम करता है उसकी जितनी बचत होती है, नॉर्मल जो बाहर काम करने वाले की इतनी बचत नहीं होती। यानी वो 4 साल में अच्छी खासी रकम बचाएगा, प्लस सरकार कहती है कि 4 साल के बाद हम उनको 15 या 12 लाख रुपए देंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर 22 साल की उम्र में जो बच्चा बाहर निकलता है, अगर उसके पास 24-25 लाख रुपए हैं तो क्या बुराई है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए ये 4 साल आर्मी में लगा के आ रहा है, तो उसका एक आईक्यू का लेवल, उसकी एक एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होगी। बल्कि अगर मुझे रिक्रूट करना हो तो मैं इस बच्चे को सबसे पहले ले लूंगा, इससे कि 4 साल आर्मी में रह के आया है और फिर वो वापस अपनी कॉलेज में ज्वाइन हो सकता है, डिग्री ले सकता है, कहीं और चला जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है आशुतोष। और देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज इमीडिएट, जफर साहब माफ करेंगे, हमने कुछ ऐसे मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल्स के की बातों को सुना है जो बहुत वेहमेंटली इसके खिलाफ है। यहां तक कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जो सरकार के बड़े करीबी माने जाते हो, अक्सर टेलीविजन चैनल पे आके उस सरकार के पक्ष में ही सारी दलील करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। मेजर जनरल धनोवा, उन्होंने इसका विरोध किया, और बहुत सारे जनरल्स हैं जो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि आर्मी में जब एक आदमी जाता है और उसकी परमानेंट नौकरी होती है तो उसका कमिटमेंट का लेवल जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो 4 साल के लिए जाएगा, आप पहले 6 महीने तो ट्रेनिंग लेगा, और 3 साल होते होते उसके बाद फिर वो अपने अगली नौकरी के बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट, मोटिवेशन सेना को लेके, राष्ट्र की सुरक्षा को लेके वो कभी नहीं हो सकता, और ये कमजोर करेगा। ये डिबेट है, डिबेट का सवाल। मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा फर्क, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा, जबर साहब मैं आपसे दूसरा सवाल करने वाला, इसलिए कि ऐसा क्यों होता है कि क्या ये जो मोदी जी अचानक एक फैसला कर लेते हैं, डिमोनेटाइजेशन का फैसला किया, 100 से ज्यादा लोग लाइनों में खड़े होकर उनको मौत हुई, अचानक लॉकडाउन का फैसला किया, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार हजारों की संख्या में लोगों को पैदल जाते हुए देखना पड़ा, जीएसटी लागू किया, और लाखों जो लोअर मिडिल क्लास जो बिजनेस थे वो तबाह हुए। जब किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, सीए पे लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रॉब्लम क्या है?
क्या सब लोग मोदी जी के खिलाफ उनकी योजना को असफल करने में लगे रहते हैं? कोई षड्यंत्र है इसके पीछे, या उनका जो वर्किंग स्टाइल है, सरकार का जो काम करने का तरीका, उसमें प्रॉब्लम है? देखिए, मोदी साहब की जो मैंने तो उनको 20-22 साल देखा है, उनकी वो एक सोच रखते हैं। देखिए आशुतोष जी, वो एक अपनी सोच रखते हैं, सोचते हैं, सैकड़ों लोगों से पूछते हैं। मैंने उनको देखा है कि वो लोगों से मिलते हैं और खामोशी से सुनते हैं। सुनते सबकी है, करते हैं अपनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनका एक अपना मिजाज है। उनका एक मिजाज है कि वो अपनी सोच के वो फैसला खुद करते हैं, बिल्कुल। और एक यानी मैं उनको ये कहूंगा, मैंने जो देखा है, हो सकता है कि देखिए एक सोच रख के एक आदमी फैसला करता है तो जरूरी नहीं है, हो सकता है उसमें गलती हो सकती है, लेकिन मोदी साहब की इंटेंशन को क्वेश्चन करना मैं समझता हूं ये बहुत गलत होगा। लेकिन मैं अपनी बात को पूरी करता हूं कि जो 4 साल, देखिए आज के जमाने में कोई जॉब परमानेंट नहीं होता। आज तो एक आदमी को नौकरी मिलती है, पता नहीं 1 साल के बाद भी रहेगा कि नहीं रहेगा। ये आर्मी के माहौल में उसको जो 4 साल मिलेंगे, मैं इसको नौकरी भी नहीं समझता। मैं समझता हूं उसको जबरदस्त ट्रेनिंग, हो सकता है कि मेरी बात से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करेंगे, एक ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी उसको कि वो आगे की उसकी जिंदगी में बड़ा काम आएगा। तो मैं समझता हूं, और हो सकता है देखिए कि अभी ये एक चीज को लेकर आए हैं, वो ट्रायल एंड एरर होता है, जैसे एज यू गो। हम देखते हैं कि भाई हम अगर कोई कंपनी में कोई चीज लाते हैं तो पहले दिन परफेक्ट नहीं होती, जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो उसको ठीक करते जाते हैं। जैसे वो कुम्हार जो है वो हाथ लगाकर करता जाता है। तो मैं समझता हूं कि जैसे ही आगे जाएंगे, सरकार को जो कमी ज्यादती लगेगी तो वो उसको पूरा करते चले जाएंगे। तो मुझे ऑन फेस ऑफ इट, ऑफकोर्स जो आपने कहा कि मैंने उधर के भी आर्गुमेंट सुने, मैंने आर्मी के जनरल जो इसकी फेवर में वो भी सुना, और जो इसके खिलाफ है वो भी सुना। तो मैं समझता हूं, मेरा एक आम आदमी के एतबार से, कि भाई ये 4 साल की नौकरी में जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसको, वो और जो पैसे लेकर निकलेगा, यानी आप मुझे बताइए कि 21 साल का कौन सा नौजवान होगा हमारे मुल्क में जिसके पास 20-25 लाख रुपए होंगे? तो ये उसके लिए आइंदा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत काम की चीज होगी। बट जफर साहब, यहां पे एक जो मोदी साहब के ऊपर आरोप लगता है कि वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्ट नहीं करते। इस पर अगर आपको सेना के रिक्रूटमेंट में बुनियादी अगर बदलाव करने हैं तो इसमें बहस होनी चाहिए देश के अंदर। जो स्टेक होल्डर्स उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। यही चीज जब फॉर्म लॉज लाए तब भी ये उनके ऊपर आरोप लगा। यह आरोप उनके बहुत गंभीर था। जब सीए लेकर आए तब भी उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि भाई आप अचानक, कोई लॉकडाउन आपको करना था, पूरी दुनिया को करना था, लेकिन आपने अचानक लागू कर दिया, किसी से कंसल्ट उस तरीके से नहीं किया, पब्लिक मूड नहीं बना और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए। ये उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं, अगर ये युवाओं से बात किया जाता, कहा जाता कि भाई आपके फायदे की चीज है, तो युवा सड़क पर नहीं उतरते, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचता। जबर साहब, देखिए, मेरे हिसाब से जो आप स्टेक होल्डर बोलते हैं, भाई स्टेक होल्डर पूरा मुल्क तो नहीं हो सकता। उनके लिए स्टेक होल्डर उनकी कैबिनेट है, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो आर्म फोर्सेस के जो चीफ हैं। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला करने में मोदी साहब ने अपने जो, देखिए स्टेक होल्डर है क्या, इस मुल्क के सारे नौजवानों से तो बात करना पॉसिबल नहीं है। भाई युवा का मिनिस्टर होगा, या युवा का जो सेक्रेटरी होगा, या आर्मी के जो टॉप लोग होंगे, उनसे उन्होंने बिल्कुल मशवरा किया होगा। तो वो स्टेक होल्डर मेरे हिसाब से हर सरकार के वो होते हैं जो उनके साथ होते हैं, और वो हर सरकार के लिए ये सही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।